आज हम एक ऐसी हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स पर एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा, कानून और समझ को बदल कर रख दिया। मेरा मतलब है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, और इस विषय पर हमारे पास आज काफी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और पुराने रिकॉर्ड्स हैं। बिल्कुल। तो इस पूरे डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि आखिर कैसे सदियों से चली आ रही एक अनटचेबल एब्सोल्यूट मोनार्की अचानक से कोलैप्स कर गई और उस केओस से मॉडर्न डेमोक्रेसी का आइडिया पैदा हुआ। राइट। और इस बैकग्राउंड को समझने के लिए एक सिंपल स्टैटिस्टिक काफी है। सोचिए, 18th सेंचुरी फ्रांस में 98% आबादी लगभग सारे टैक्सेस पे करती थी, जबकि जो बची हुई 2% आबादी थी वो प्योर ऐशो आराम और टैक्स फ्री लाइफ एंजॉय कर रही थी। ये नंबर्स आज सोचें तो बिल्कुल अनबिलीवेबल लगते हैं। अनबिलीवेबल, पर सच है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इसको सिर्फ एक फेल्ड गवर्नमेंट या एक वीक राजा की कहानी की तरह नहीं देखा जा सकता। ये एक्सट्रीम सोशल इनइक्वालिटी और उससे पैदा होने वाले बॉइलिंग पॉइंट की एक मास्टर क्लास है। सही कहा। जब किसी सोसाइटी में वेल्थ और राइट्स का गैप इतना मैसिव हो जाता है तो सिस्टम का टूटना इनएविटेबल है। उस वक्त फ्रांस में किंग लुई 16 का शासन था, जिसे उस वक्त के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एंशिएंट रिजीम कहा जाता था। सारी पावर इफेक्टिवली राजा और नोबिलिटी के पास सेंट्रलाइज थी। कॉमन मैन की लाइफ की वहां कोई कीमत नहीं थी। पूरा समाज ऑफिशियली 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था। हाँ, फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी यानी चर्च के लोग। सेकंड एस्टेट में थी नोबिलिटी जिसमें अरिस्टोक्रेट्स और बड़े जमींदार थे। और फिर आता था थर्ड एस्टेट, जिसमें देश की बाकी सारी जनता शामिल थी। इसमें किसान थे, डेली वेज मजदूर थे और एक नया उभरता हुआ मिडिल क्लास था जिसे बुर्जुआजी कहते हैं। इन सोर्सेज में एक उस वक्त की फेमस कहावत बार बार आती है, द नोबल्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपल पे। एग्जैक्टली यही। सारा का सारा फाइनेंशियल बोझ सिर्फ इस थर्ड एस्टेट के कंधों पर था। उन्हें जमीन का टैक्स देना होता था, चर्च को अलग हिस्सा देना होता था और यहाँ तक कि नमक जैसी बेसिक चीज पर भी टैक्स लगता था। इस टैक्सेशन सिस्टम में सबसे बड़ी आयरनी बुर्जुआजी क्लास के साथ थी। देखिए, ये लोग पढ़े लिखे थे, इनमें सक्सेसफुल मर्चेंट्स, लॉयर्स और फैक्ट्री ओनर्स शामिल थे। और इनके पास पैसा भी था। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि उस वक्त नेशनल इनकम का करीब 39.1% हिस्सा इन्हीं बुर्जुआजी के पास था। बिल्कुल, जबकि आबादी में ये सिर्फ 7.5% थे। पैसा उनके पास था, लेकिन उनकी सोशल स्टैंडिंग कुछ नहीं थी। वो आर्मी में कोई बड़ी रैंक नहीं ले सकते थे, गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स नहीं बन सकते थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास नोबल ब्लड नहीं था। सही पकड़ा। एक हाईली एजुकेटेड, फाइनेंशियली स्ट्रांग ग्रुप को जब लगातार ओप्रेस किया जाता है तो रिजेंटमेंट बहुत तेजी से बिल्ड होता है। और इस रिजेंटमेंट में आग लगाने का काम किया फ्रांस की डिजास्ट्रस इकोनॉमिक चॉइसेस ने। फ्रांस उस वक्त लिटरली बैंकरप्ट हो रहा था। हाँ, उन्होंने ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हेवी फंडिंग और ट्रूप्स भेजे, और उससे पहले 7 इयर्स वॉर भी लड़ी थी। इन फॉरेन एडवेंचर्स का रिजल्ट ये निकला कि देश पर मैसिव डेट चढ़ गया। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी कि गवर्नमेंट के टोटल बजट का आधा हिस्सा तो सिर्फ इस डेट के इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा था। देश का ट्रेजरी खाली था और आम जनता की थाली भी। नेचर ने भी उस वक्त एक बहुत क्रूल मजाक किया। लगातार कई साल तक हार्श विंटर्स और ड्रॉट की वजह से फसल पूरी तरह फेल हो गई। ब्रेड की सप्लाई कम हुई और प्राइसेस आसमान छूने लगीं। फ्रांस के आम लोगों की डाइट में ब्रेड का रोल सबसे प्राइमरी था। बिल्कुल। जब एक डेली वेज मजदूर को अपनी एक दिन की इनकम का 80% हिस्सा सिर्फ एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए देना पड़े तो लोग रिवोल्ट करेंगे ही। भुखमरी थी और साथ ही लोग देख रहे थे कि वर्साय पैलेस में रॉयल बैंक्वेट्स अभी भी चल रहे हैं। इस आर्थिक निराशा और भूख के दौरान एक नया इंटेलेक्चुअल वेव भी सोसाइटी में फ्लो कर रहा था। इनलाइटनमेंट थिंकर्स का वेव। रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स लोगों के दिमाग को टोटली रीवायर कर रहे थे। ये सिर्फ थिंकर्स नहीं थे, ये उस वक्त के सबसे डेंजरस इंस्टिगेटर्स थे। उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर एक इंसान को दूसरे इंसान पर रूल करने का राइट दिया किसने है। उन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग्स के कॉन्सेप्ट को ओपनली चैलेंज किया। सही बात है। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का लॉजिक दिया और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो लोगों में एक वायरल आइडिया की तरह फैल गया। आइडिया ये था कि गवर्नमेंट का काम पब्लिक वेलफेयर है, किसी राजा का ईगो सेटिस्फाई करना नहीं। जब पढ़े लिखे लोग इन आइडियाज को कॉफी हाउसेज और सैलॉन्स में डिस्कस करने लगे
और भूखे लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे तो मोनार्की पर प्रेशर आना शुरू हो गया। फाइनेंशियल बैंक्रप्सी से बचने के लिए नए टैक्सेस लगाने जरूरी थे और उसके लिए लुईस 16 ने मजबूरी में मई 1789 में एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। अब ये फैक्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि पिछली बार ये मीटिंग 1614 में हुई थी। 175 साल बाद एक राजा इतना डेस्परेट हुआ कि उसने इस असेंबली को बुलाया। और एस्टेट जनरल का स्ट्रक्चर इतना ओपनली रिग्ड था कि कॉन्फ्लिक्ट होना ही था। हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट काउंट होता था। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट हमेशा मिलकर 2-1 से थर्ड एस्टेट को ओवररूल कर देते थे। भले ही थर्ड एस्टेट फ्रांस की 98% आबादी को रिप्रेजेंट करता था, थर्ड एस्टेट ने नेचुरली डिमांड रखी कि वोटिंग बाय हेड होनी चाहिए, जहां हर इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट काउंट हो। राजा और नोबिलिटी ने जब इस डिमांड को डिसमिस कर दिया तो थर्ड एस्टेट का पेशेंस खत्म हो गया। उन्होंने कंप्लीटली रिबेल करके खुद को देश की नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। फिर आता है वो डिफाइनिंग मोमेंट जिसे हिस्ट्री में टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। 20 जून 1789 को जब नेशनल असेंबली के मेंबर्स मीटिंग हॉल गए तो वहां उन्होंने देखा कि दरवाजों पर ताले लगे हैं और गार्ड्स खड़े हैं। उन्हें तुरंत सस्पेशन हुआ कि राजा उन्हें अरेस्ट करवाने वाला है। वहां से निकलकर वो पास ही के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में घुस गए। इमेजिन कीजिए, देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कसम एक लिटरल स्पोर्ट्स कोर्ट में खाई जा रही है। उन्होंने वहां कसम खाई कि जब तक वो फ्रांस का एक नया और फेयर संविधान नहीं बना लेते, वो वहां से नहीं हिलेंगे। ये एब्सोल्यूट मोनार्की के मुंह पर पहला डायरेक्ट पॉलिटिकल पंच था। ये पॉलिटिकल ड्रामा चल ही रहा था कि पेरिस की सड़कों पर एक अलग ही लेवल की टेंशन फैल रही थी। लोगों के बीच अफवाह थी कि राजा आर्मी यूज करके इस नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देगा। इसी डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से 14 जुलाई 1789 को एक ऐसी घटना हुई जिसने वायलेंस का दरवाजा खोल दिया। हजारों की भीड़ ने बैस्टील फोर्ट्रेस पर हमला कर दिया। बैस्टील एक पुराना मैसिव किला था जो रॉयल टिरनी का प्रतीक बन चुका था। बैस्टील के स्टॉर्मिंग का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस उसके एक्चुअल आउटकम से कहीं ज्यादा बड़ा था। अगर रिकॉर्ड्स देखें तो भीड़ उस किले में हथियार और गन पाउडर लूटने आई थी और अंदर उन्हें एग्जैक्टली सिर्फ 7 कैदी मिले। हाँ, और उनमें से 4 चेक फॉर्जरी के क्रिमिनल्स थे और 1-2 मेंटली अनस्टेबल लोग थे। पर उन्होंने किले के गवर्नर को मार दिया और उस फोर्ट्रेस को लिटरली ईंट से ईंट बजाकर तोड़ दिया। वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन दिखा रहा था कि अब कॉमन पब्लिक राजा के डर से आजाद हो चुकी है। इसलिए आज तक 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये घटना ने पूरे देश को एक चेन रिएक्शन में डाल दिया। बेस्टिल के पतन के तुरंत बाद एक फेज आया जिसे ग्रेट फियर कहा गया। गांव के किसान अपने जमींदारों और एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ वायलेंटली खड़े हो गए। उन्होंने जमींदारों के घर जला दिए, डेट रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए और फूड सप्लाईज पर कब्जा कर लिया। प्रेशर इतना इमेंस था कि अगस्त 1789 में ही नेशनल असेंबली को रातों रात फ्यूडलिज्म को ऑफिशियली अबॉलिश करना पड़ा। सारे नोबल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए और इसी हफ्ते उन्होंने हिस्ट्री का एक मास्टर डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन कहते हैं। इस डिक्लेरेशन का टोन और विजन रिमार्केबल था। इसने साफ शब्दों में लिखा कि सभी इंसान पैदाइश से आजाद है और राइट्स में इक्वल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और इक्वल जस्टिस जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इसमें कोडिफाइड थे। पर पॉलिटिकल डिक्लेरेशन से भूख नहीं मिटती। अक्टूबर 1789 में ब्रेड के शॉर्टेज से डेस्परेट होकर पेरिस की मार्केट में काम करने वाली हजारों भूखी और गुस्से में भरी औरतों ने अपने हाथों में छुरी, भाले और पिचफॉक्स उठाए और वर्साइल्स पैलेस तक लंबा मार्च किया। इसे वुमेन्स मार्च ऑन वर्साइल कहा जाता है। वो डिटेल्स बहुत विसरल हैं। वो औरतें बारिश में चलकर पैलेस में घुस गईं, रॉयल गार्ड्स को ओवरपावर कर लिया और साफ डिमांड रखी कि राजा और उसकी फैमिली को तुरंत पेरिस वापस आना होगा। उनका कहना था कि राजा को अपने लोगों के बीच रहना चाहिए, ना कि एक आइसोलेटेड लग्जरी पैलेस में। मजबूर होकर लुई 16 को अपनी फैमिली के साथ पेरिस मूव करना पड़ा। अब वो एसेंशियली अपनी ही पब्लिक के कैद में थे। अगले 2 साल तक असेंबली ने कोशिश की फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने की, जहां राजा रहे पर उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में हो। लेकिन लुई 16 इस सेटअप को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ उन्होंने एक ऐसी गलती की जिसने रिवॉल्यूशन को एक ब्लडी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ला खड़ा किया। जून 1791 में रॉयल फैमिली ने भेष बदलकर रथ में बैठकर छुपते हुए
फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। जिसे फ्लाइट टू वेरेंस कहते हैं। पर एक पोस्टमास्टर ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें फोर्स के साथ पेरिस वापस लाया गया। इस एक इंसिडेंट ने लुइस के एक एक विश्वास भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। पब्लिक को क्लियर मैसेज मिला कि उनका राजा उनके खिलाफ विदेशी ताकतों के साथ साजिश रच रहा है और रेवोल्यूशन को क्रश करना चाहता है। विदेशी हमले का थ्रेट बिल्कुल रियल था उस वक्त। पड़ोसी देशों के मोनार्क्स पैनिक मोड में थे। उन्हें डर था कि अगर फ्रांस की आम जनता अपने राजा को गिरा सकती है तो उनके अपने देशों में भी रेबेलियन हो सकता है। ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स इशू किया, जिसमें उन्होंने खुलेआम धमकी दी कि अगर फ्रेंच रॉयल फैमिली को थोड़ी सी भी खरोच आई तो वो फ्रांस पर मिलिट्री इन्वेजन कर देंगे। इस धमकी का एग्जैक्ट ऑपोजिट असर हुआ। फ्रांस की जनता और ज्यादा रेडिकलाइज हो गई और 1792 में फ्रांस ने इन पावर्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। वॉर, हाइपर पैरानोया और इंटरनल इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिजल्ट था मोनार्की का कंप्लीट एंड। अगस्त 1792 में भीड़ ने ट्यूलरीज पैलेस पर हमला किया और मोनार्की ऑफिशियली सस्पेंड कर दी गई। फ्रांस अब एक रिपब्लिक बन चुका था, फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक, और इस नए रिपब्लिक ने अपना पहला मेजर स्टेटमेंट दिया जनवरी 1793 में, जब लुई 16 पर ट्रीजन यानी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें पब्लिकली गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ये एक ऐसी ड्रास्टिक डिफाइनिंग लाइन थी जिसके बाद पुरानी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राजा के एग्जीक्यूशन के बाद रेवोल्यूशन अपने सबसे डार्केस्ट फेज में एंटर करता है, जिसे हम रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। पावर अब रेडिकल फैक्शन जैकोबिन्स के हाथ में आती है, जिसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर लीड कर रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई जिसके पास एब्सोल्यूट ताकत थी। इनका टारगेट बहुत सिंपल था, जो कोई भी रेवोल्यूशन के आइडल से जरा सा भी डिसएग्री करता है वो देश का दुश्मन है। और ये पैरानोया इस लेवल पर पहुंच गया जहां नेबर ही नेबर पर स्पाई कर रहा था। नए लॉज बनाए गए जिसमें अगर कोई रेवोल्यूशन को लेकर सफिशिएंटली एंथुजियास्टिक नहीं दिखा तो उसे अरेस्ट किया जा सकता था। इस पूरे दौर में लगभग 16,000 लोगों को एफिशिएंटली और ब्रूटली गिलोटीन कर दिया गया। इसमें सिर्फ नोबल्स नहीं थे बल्कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स, पुराने रेवोल्यूशनरीज और पेजेंट्स भी शामिल थे। रॉबस्पियर का लॉजिक बड़ा चिलिंग था। उनका मानना था कि देश की भलाई और वर्च्यू मेंटेन करने के लिए टेरर बिल्कुल जरूरी है। टेरर उनके मुताबिक सिर्फ जल्दी और इनफ्लेक्सिबल जस्टिस था। समाज को इतनी एग्रेसिवली री इंजीनियर करने की कोशिश की गई जो किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में अनथिंकेबल लगे। उन्होंने रिलीजन को कंप्लीटली इरेज करने का ट्राई किया। चर्च प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई कर ली गई और रॉबस्पियर ने लिटरली एक नया स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन लॉन्च कर दिया जिसे कल्ट ऑफ द सुप्रीम बीइंग कहा गया। उन्होंने ट्रेडिशनल कैलेंडर हटाकर एक नया फ्रेंच रिपब्लिकन कैलेंडर लागू कर दिया जिसमें 10 डे वीक्स होते थे, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि संडे कब है और वर्शिप कब करनी है। मेजरमेंट सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मेट्रिक सिस्टम भी यहीं इंट्रोड्यूस हुआ। हम ऑब्जेक्टिवली इन स्टेप्स को देखते हैं, पर उस टाइम के हिसाब से ये एक टॉप डाउन कल्चरल ओवरराइड था। पर इतना इंटेंस टेरर लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। सोसाइटी एग्जॉस्ट हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिशियंस को खुद अपनी जान का डर सताने लगा था। उन्हें लगने लगा कि किसी भी सुबह उनका नाम एग्जीक्यूशन लिस्ट में आ सकता है। इसी सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट के चलते जुलाई 1794 में नेशनल कन्वेंशन के बचे हुए मेंबर्स ने यूनाइट होकर रॉबस्पियर को ही अरेस्ट कर लिया। अगले ही दिन उस इंसान को उसी गिलोटीन के नीचे रखा गया जिसके जरिए उसने इतने हजारों लोगों को मारा था। इस एग्जीक्यूशन के साथ ही रेन ऑफ टेरर अब्रप्टली एंड हो गया, जिसे हिस्टोरियंस थर्मिडोरियन रिएक्शन कहते हैं। टेरर खत्म हुआ पर केओस नहीं। पावर अब एक 5 मेंबर कमेटी के हाथ में आई जिसे द डायरेक्टरी कहा जाता है। इनका रूल 1795 से 1799 तक चला। लेकिन ये गवर्नमेंट ड्रास्टिकली वीक और करप्ट थी। देश की आर्थिक हालत फ्री फॉल में थी। इन डॉक्यूमेंट्स में हाइपर इन्फ्लेशन का एक केस मेंशन है जो दिमाग खराब कर देता है। उस वक्त की पेपर करेंसी असिग्नेट्स की वैल्यू इतनी क्रैश हो चुकी थी कि जो वाइन पहले 2 लिवरे में आती थी वही वाइन अब 30 लिवरे तक पहुंच चुकी थी। इकोनॉमी रूइन हो चुकी थी और रॉयलिस्ट्स दोबारा अपना हेड रेस कर रहे थे। लोग प्रैक्टिकली इस इंस्टेबिलिटी से थक चुके थे और उन्हें सिर्फ ब्रेड और पीस चाहिए था। ऐसी डेस्परेट टाइम्स में लोग डेमोक्रेसी और आइडियल से ज्यादा एक स्ट्रांग लीडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो स्टेबिलिटी ला सके। यही मौका देखकर नवंबर 1799 में एक यंग
एम्बिशियस और मैसिवली पॉपुलर मिलिट्री जनरल सामने आया। नेपोलियन बोनापार्ट, उसने आर्मी की बैकिंग के साथ कू ऑफ 18 ब्रूमेर एग्जीक्यूट किया, द डायरेक्टरी को हटाया और पावर कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले ली। नेपोलियन के पावर में आने को प्रैक्टिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड माना जाता है। ये एक अजीब आयरनी है कि एक दशक का इमेंस रक्तपात एक एब्सोल्यूट मोनार्की को उखाड़ने के लिए हुआ, सिर्फ इसलिए कि देश आखिर में एक मिलिट्री डिक्टेटर के हाथ में चला जाए। ऑन द सर्फेस ऐसा लग सकता है कि ये पूरा डेकेड एक फेलियर था, पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को डिकंस्ट्रक्ट करें तो ये ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल दौर था। बिल्कुल, इसने पूरी दुनिया के सामने ही एग्जाम्पल सेट किया कि डिवाइन पावर्स जैसा कुछ नहीं होता। सॉवरन पावर देश की आम जनता में बसती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियल्स सिर्फ नारे नहीं रहे, वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल डेमोक्रेसी का फंडामेंटल कोर बन गए। इन आइडियल्स की रिपल इफेक्ट फ्रांस की बॉर्डर्स क्रॉस करके ग्लोबल स्केल पर हिट की। हेटी का एग्जाम्पल इसका सबसे पावरफुल प्रूफ है। उस वक्त सेंट डोमिंगो फ्रांस की सबसे प्रॉफिटेबल शुगर प्रोड्यूसिंग कॉलोनी थी, जहां ब्रूटल स्लेवरी हेवीली प्रैक्टिस थी। वहां के एनस्लेव्ड लोगों ने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में सुना तो उन्होंने एग्जैक्टली यही फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा, क्या ये फ्रीडम और इक्वालिटी सिर्फ वाइट सिटीजन्स के लिए है या हर इंसान के लिए? टोसान लुविचर के लीडरशिप में वहां की पॉपुलेशन ने एक मास रिबेलियन लॉन्च किया और आखिरकार सक्सेसफुल आज़ादी हासिल की। ये प्रूफ करता है कि एक बार आज़ादी का आइडिया लोगों के दिमाग में प्लांट हो जाए तो कोई भी मिलिट्री फोर्स उसे दबा नहीं सकती। ये दिखाता है कि थॉट और आइडियाज कितने पावरफुल होते हैं। तो ओवरऑल इस चर्चा का एक मेजर टेक अवे ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सदियों के आउटडेटेड फ्यूडल स्ट्रक्चर और अनचेक्ड प्रिविलेज को जड़ से उखाड़ फेंका। इसने सोसाइटी और पॉलिटिक्स का पूरा लैंडस्केप परमानेंटली ऑल्टर कर दिया। दिखाया कि जब ओप्रेस्ड जनता कलेक्टिवली पुशबैक करती है तो दुनिया की सबसे पावरफुल अथॉरिटी भी क्रम्बल कर जाती है। पर एक सोचने वाली बात मैं यहाँ आखिरी में जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए रेवोल्यूशंस को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन रेन ऑफ टेरर एक ऐसी जगह है जहां हमें रुक कर क्रिटिकली सोचना पड़ता है। सही कहा। सोचिए, देश की भलाई और रेवोल्यूशन को सिक्योर करने के एब्सोल्यूट नाम पर स्टेट ने इफेक्टिवली हर उस नागरिक को एनिमी घोषित कर दिया जिसका पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट से थोड़ा सा भी अलग था। एक रेवोल्यूशन जो ऑपरेशन के खिलाफ शुरू हुई थी, आखिर में वो खुद सबसे बड़ी ओप्रेसर बन गई। ये फोर्स करता है हमें इस अनकंफर्टेबल पजल को सॉल्व करने के लिए कि जब स्वतंत्रता के आइडियल्स को एक एक्सट्रीम ऑब्सेशन बना लिया जाता है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी और चेक्स के, तो क्या एक क्रांति लेजिटिमेटली अपने ही बच्चों को कंज्यूम कर जाती है? ये एक डीप पैराडॉक्स है जिससे मॉडर्न डेमोक्रेसीज आज तक एक्टिवली ग्रैपल कर रही हैं। एक एब्सोल्यूट माइंड बेंडिंग और चिलिंग ऑब्जर्वेशन है ये। इस सवाल को सच में सबको अपने एंड पे मल ओवर करना चाहिए कि सिस्टम और एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के लिमिट्स कहाँ ड्रॉ होने चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ।